Hello. Good morning, class. We are from the One Ocean Academy और आज वन ओशियन एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए न्यू कोर्सेस जो है सो लॉन्च किया जा रहा है। नेवी का 1 पॉइंट सॉल्यूशन आपको रांची में वन ओशियन एकेडमी में मिलेगा। ठीक है, तो वन ओशियन एकेडमी से सफलता पाने के लिए रजिस्टर करवाएं। क्या समझे? तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है बाजार में और क्या नहीं है। तो देखिए, भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ वैकेंसी आए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, सो ये देखिए नोटिफिकेशन इसका आ गया है। तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 11 जून 2025 टू 25 जून 2025। कितना बजे तक? 11:30 बजे तक आपका एप्लीकेशन 25 जून को लास्ट डेट है। अब इसका कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है ना, तो देखिएगा एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या कहता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉम मेल कैंडिडेट, मेल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहला कंडीशन है। फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। एज आई बिलो फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्या क्या है? नाविक है जीडी में, फिर नाविक है डीबी में डोमेस्टिक ब्रांच में, और उसके बाद मैकेनिक्स या यांत्रिक्स की वैकेंसी इसमें आया है। तो 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है दोस्तों। ठीक है, नाविक के लिए आया, नाविक का 2 ब्रांच, एक जीडी में और एक आपका डीबी में है, और एक यांत्रिक के लिए आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे उनके लिए। क्या समझे बात को? ठीक है, तो आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो नाविक के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान देना है। 12th पास किसमें? पीसीएम में होना चाहिए। 12th पास पीसीएम से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज फ्रॉम बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए पीसीएम में। मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट जो मैथ लेके बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये पोस्ट आया हुआ है। तो नाविक जीडी में हमने देख लिया। नाविक जीडी के बाद देखते हैं कि ये नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच में क्या खोज रहा है। तो नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच में खोज रहा है, ये थोड़ा हैंग कर रहा है। तो देखिए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में खोज रहा है, क्लास 10th पास होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में क्या खोज रहा है? क्लास 10th पास होना चाहिए। तो 10th पास नाविक डोमेस्टिक। नाविक जीडी में जनरल ड्यूटी में आपको 12th पास विथ पीसीएम, और डोमेस्टिक ब्रांच में 10th पास, ओनली 10th पास होना चाहिए। ठीक है, यांत्रिक के लिए देखते हैं। तो यांत्रिक के लिए भी क्लास 10th पास। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है ना, क्लास 10th पास और 12th पास स्टूडेंट के लिए। खैर 10th पास तो करीब करीब ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरिएगा और इस मौके का लुत्फ उठाइए जाके। तो क्लास 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड बाय द बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। और उसके साथ साथ क्या चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो 3 इयर्स डिप्लोमा या 4 इयर्स डिप्लोमा बोथ खोजा है। तो 3 ईयर और 4 ईयर अप्रूव्ड कोर्स बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ये भी एक अच्छा सुनहरा है। वैसे बच्चे जो डिप्लोमा पास हो गए हैं इन सेक्शन से, कौन कौन सा ब्रांच है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो पावर इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, या 3 और 4 ईयर कोर्सेस एआईसीटी के द्वारा, तो ये बीटेक वाले भी अपीयर हो सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज 4 इयर्स अप्रूव्ड कोर्स बाय ऑल इंडिया काउंसिल दे दिया है, तो बीटेक वाले भी इसमें कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है। सो
तो ये हमारा हो गया इतना का एनोटेशन। नाउ व्यू में जाते हैं और व्यू में हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्या कंडीशन है यांत्रिक के लिए। क्लास 10th एंड क्लास 12th पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, और उसके साथ साथ क्या, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 to 3 ईयर्स वालों के लिए भी है। तो मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया या बीटेक किया है 2 ईयर्स कोर्सेस में, 3 ईयर कोर्सेस में और 4 ईयर कोर्सेस में, वो तीनों क्वालिफाइड हैं। जिसने 2 ईयर डिग्री लिया, 3 ईयर डिग्री लिया और 4 ईयर डिग्री लिया, वो तीनों क्वालिफाइड है। बट कंडीशन क्या है, 2 ईयर डिग्री वालों को 12th पास करना जरूरी है। 2 ईयर डिग्री वालों को 12th पास करना जरूरी है, बाकी 3 और 4 ईयर वाले वो 10th पास ही रहेंगे तो अपना हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है नोट्स में, इसमें देखते हैं तो लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ब्रांच एज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो देखिए कहां कहां लेके आपको जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग होना चाहिए। वहीं पर मैकेनिकल में देखते हैं तो मैरीन इंजीनियरिंग या किया हुआ हो या मैरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम किया हुआ हो, सिर्फ मैकेनिकल किया हुआ हो, मैकेनिकल इन प्रोडक्शन किया हो, मैकेनिकल इन ऑटोमोबाइल किया हो, मैकेनिकल इन रेफ्रिजरेटर एंड एसी किया हुआ हो, मैकेनिकल इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया हुआ हो, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया हुआ हो, या शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग किया हो, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में क्या क्या है। तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पास हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से पास हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पास हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स में इंजीनियरिंग कर रखा हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहां पर आपको यांत्रिक के लिए क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो यांत्रिक के लिए कौन कौन बच्चे क्वालिफाइड हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतने सारे फील्ड में अगर वो इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो क्वालिफाइड होंगे। क्लियर है, तो या तो इंजीनियरिंग कीजिए 4 ईयर प्रोग्राम या 3 ईयर प्रोग्राम, और 12th पास है तो 2 ईयर प्रोग्राम भी आपका फॉलो होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखता है, कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जितना नंबर गेन किए हैं वो भी आपको डिटेल भरना होगा। ठीक है ना। अगर कोई त्रुटि हुआ तो कैंसिलेशन ऑफ फॉर्म होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ यांत्रिक एंड नॉट इन पोसेशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट prior stage second recruitment process has to mandatory bring and upload प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए जिनको ओरिजिनल डिग्री नहीं मिला है उनके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर भी ये फॉर्म फिलअप किया जा सकता है और एग्जाम दिया जा सकता है। कंडीशन क्या है, ड्यूली साइंड बाय कॉलेज या यूनिवर्सिटी से साइंड होना चाहिए, उसका जो हेड है सो चांसलर या जो भी है प्रिंसिपल वो करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट it is mandatory to bring original diploma certificate during conduct of a stage 3। तो स्टेज 2 तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। फिर स्टेज 2 क्वालिफाइड करते हैं तो 3rd में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना काफी जरूरी है। ठीक है, क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल। तो देखो नौजवानों, ठीक है ना, एकदम बन जाओ तुम लोग दीवानो मस्तानो और जाके फॉर्म भरो। मैं क्लियर सी बात बोल रहा हूं, फॉर्म भरिए 18 से 22 बरस तक के वैसे बच्चे, ठीक है ना, जो एज क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं वो
जाकर तुरंत फॉर्म भरिए, देर मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाविक जीडी 1/26 एंड 2/26 बैच के लिए क्या लिखा है। कैंडिडेट का जन्म तिथि क्या होना चाहिए, 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। यांत्रिक के लिए क्या लिखा है, 1 मार्च 2024 से 1 मार्च 2008 तक यांत्रिक का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्या लिखा है, 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 तक। तो देखिए नाविक में दोनों में क्राइटेरिया सेम है, 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 तक का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन में देखिए SC ST कैंडिडेट का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो जो भी खास करके झारखंड, ठीक है, जो ST SC का अड्डा है, वहां से मैं बच्चों को एक कहना चाहता हूं कि आपको 5 साल का ये अपर एज लिमिट छूट मिला है, मतलब आप 27 वर्ष के उम्र तक हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल भरिए, ठीक है, हड़िया मड़िया में कम रहिए और फॉर्म भर के जाके ICG ज्वाइन कीजिए। क्लियर है बात। तो 5 ईयर ST SC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का छूट दिया गया है। OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट के लिए, क्रीमी कैंडिडेट के लिए नहीं है, नॉन क्रीमी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का छूट है। तो उस हिसाब से मैं बता देता हूं आपको, उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, कि गिव मी अ मिनट। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपका अपर एज लिमिट कितना हो गया, टोटल आपका एज लिमिट हो गया 27 इयर्स। 27 इयर्स, इसका मतलब कि आपका जन्म कहां से कहां होना चाहिए, तो 2008 से पहले का भी 2003, ठीक है, और 2004 से 5 साल पहले। तो अगर आपका जन्म 1999 से 2003 के बीच में भी है, किसके लिए, ST SC कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए 1999 से अगर 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो क्या, 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 तक। तो मैं ST ST कैटेगरी का देखता हूं तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वैसे ST SC कैंडिडेट जो 1999 कितना, 1 मार्च 1999 से 1 मार्च 2008 तक के बीच में जो पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। ये तो रहा आपका ST SC कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं OBC नॉन क्रीमी के लिए। तो OBC नॉन क्रीमी के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, तो 3 साल का छूट है। तो मतलब 1 अगस्त 2001 से लेके 1 अगस्त 2008 तक जितने भी बच्चे हैं जो इस दौरान क्या है, जन्मे हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी एंड ST कैटेगरी के लिए ये आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा मौका है और भयंकर बम्पर भर्ती है, बम्पर भर्ती। देखिए कैसा बम्पर है, सो यहां पर देखिए, ठीक है। देखिए नाविक जीडी में अगर हम देखते हैं तो नाविक जीडी में जनरल पोस्ट कितना है, 99, EWS कितना है, 25, OBC कितना है, 65, SC कितना है, 46, ST कितना है, 25। तो टोटल जनरल ड्यूटी में 260 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। वहीं पर हम देखते हैं कि YBD का भी देगा, तो YBD का भी देखते हैं। तो YBD के पहले हम यांत्रिक का देख लेते हैं जो इंजीनियरिंग साइड के बच्चों के लिए है। तो यांत्रिक मैकेनिकल वालों के लिए 30 पोस्ट, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 11 पोस्ट और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 19 पोस्ट। तो टोटल इंजीनियरिंग ब्रांच से कितने पोस्ट हो जाते हैं, 60 पोस्ट पे यांत्रिक के लिए बहाली निकाला गया है। ठीक है, थोड़ा लेस है, बट हाँ जनरल ड्यूटी, नाविक, ये सारे के लिए बहुत भयंकर यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो 9 हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। तो नाविक जनरल ड्यूटी मैंने बता ही दिया था, टोटल कितना पोस्ट है, 260।
और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जो क्लास 10th वाले हैं तो उसमें देखते हैं, तो उसमें जनरल ड्यूटी के लिए कितने पोस्ट हैं? 20 पोस्ट हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में जनरल कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 16 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 50 पोस्ट है। तो नाविक में ही टोटल आपके 310 पोस्ट है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 310 पोस्ट पर फाइट करने का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ और बताया है। तो जोन वाइड रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट फॉर नाविक डीबी। देखिए अगर डोमेस्टिक ब्रांच में है या फिर जनरल ड्यूटी में है तो उन नाविक के जोन वाइड रिक्रूटमेंट होगा। द वैकेंसी ऑफ नाविक डीबी एंड नाविक जीडी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 5 जोन्स। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द 5 जोन। तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग जोन है, ठीक है। बट डरना नहीं है, आप जिस जोन से भी भरो क्वालिफाइड हो सकते हो अगर मेहनत अच्छे से किए तो। नेक्स्ट है द डिटेल ऑफ स्टेट कवर। तो हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ जोन में है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। वेस्ट जोन में आता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ईस्ट जोन में जो है सो देख लेते हैं। ईस्ट जोन में आता है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड उड़ीसा। और साउथ जोन में आ जाता है हमारा आंध्रा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका एंड लक्षद्वीप। तो ये देखिए आपका टोटल कितने जोन है? 4 जोन, लेकिन यहाँ तो 4 ही जोन है, बट यहाँ बताया है 5 जोन। तो और एक जोन को हम देख लेते हैं कि एक जोन और हमारा कौन सा है। तो एक है सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल जोन में है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो देखो दोस्त, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ ये बहुत कम पढ़ा लिखा स्टेट वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिलने की संभावना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द जोन वाइज वैकेंसी विल बी रिफ्लेक्टेड नोटिस वाइल रजिस्ट्रेशन। दिस जोन वाइज वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे चेंज। मतलब कि जोन में जितना, जैसे मान लिया जाए 50 वैकेंसी दिया आपको सेंट्रल जोन में, तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द फाइनल कंडीशन। इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन अ पर्टिकुलर जोन, देन सच कैंडिडेट में अप्लाई एट अनरिजर्व कैंडिडेट। जिस जोन में अगर रिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी नहीं है तो आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करने पड़ेगा, ठीक है ना। और अनरिजर्व कैटेगरी का ही आपका टोटल क्राइटेरिया लागू होगा। तो वहां पर फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उस जोन में आपके लिए रिजर्व सीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरे जोन से फॉर्म आप फिल कर देना टेंशन फ्री होके। अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है, देखते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट। अब देखिए मैं बता देता हूं, इसका जो है टोटल 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा। कितना स्टेज में सिलेक्शन होगा? 4 स्टेज में। अगर आप स्टेज फर्स्ट को क्लियर करते हैं तो सेकेंड के लिए अपीयर होंगे, सेकेंड को क्लियर करते हैं तो थर्ड के लिए अपीयर होंगे, और थर्ड को क्लियर करते हैं तो फिर फाइनल 4th स्टेज में आपका अपीयरिंग होगा। 4th स्टेज में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सारे चीज मेजर किए जाएंगे। डीबी उबी का भी केस 4th स्टैंडर्ड में ही किया जाता है। तो देखिए द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इज स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एट पारा 6। पारा 6 में नोटिफिकेशन का दिया हुआ होगा। मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड, मैंने जैसा कि बताया मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्टिव ब्रांच, क्वालिफिकेशन इन स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज कंपल्सरी फॉर रिक्रूटमेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। चारों क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं पहले ही बताया 4 स्टेज में एग्जाम है, चारों स्टेज आपको पास होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। However, selection of candidate for the post of नाविक in either CG, मतलब नाविक इन जनरल ड्यूटी और नाविक इन डोमेस्टिक ब्रांच,
ठीक है ना। बैच विल बी बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट लिस्ट निकालेंगे, जिसका जैसा नंबर रहेगा उस हिसाब से उन्हें ये सिलेक्ट करेंगे। अवेलेबल वैकेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम दियर सिलेक्शन इन अ पर्टिकुलर बैच, all candidates will be compulsory subjected to identity check prior commencement of the examination of stage first, second and third, ठीक है, of CGEPT. The identity check will include verification matching of following all stages of the पाला। इमेज से आपको आइडेंटिटी चेक कि भाई लड़का वही है कि लड़का बदल दिया गया है, ठीक है, क्लियर सी बात है। दूसरा आपको बायोमेट्रिक चेकिंग करेंगे, ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, बायोमेट्रिक चेकिंग करेंगे। तो इमेज का रियल टाइम फोटो होना चाहिए, फेशियल अपलोडेड, वहां पे कंडीशन आपको एग्जैक्टली बताया हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में क्या है, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक, लेफ्ट थंब ए वाली, ठीक है, विल बी कैप्चर एट द स्टेज फर्स्ट डिक्रीमेंट बिफोर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है is not captured during then the biometric of right thumb will be captured and will be used for subsequent वेरिफिकेशन। अगर फर्स्ट वाला आपका मिस होता है तब सेकेंड का यूज किया जाएगा। इट इज द कैंडिडेट्स रिस्पांसिबिलिटी टू चेक बिफोर हैंड दैट बायोमेट्रिक मशीन्स आर एबल टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट इमेज। ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, वो वहां पर देखने के लिए, ठीक है। तो सिग्नेचर एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिग्नेचर से भी चेक करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन योर बॉडी, जो लिखते हैं कटा छटा मोलू ले सारे चीज, तो उसमें आपको ए चेक करेंगे, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ सीजीईपीटी एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। स्टेज फर्स्ट, देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये सीबीटी टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं अपने वन ओशियन एकेडमी में, ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर पर लाइव फीलिंग के साथ कि आप एग्जाम ही एकदम उसी तरीके से दे रहे हो जिस तरीके से एग्जाम हॉल में फाइनल एग्जाम होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेज फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा स्टेज, तो उसमें फिर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखते हैं। एट स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट, वही आधार कार्ड पैन कार्ड जिस तरीके का भी चीज होता है वो आपको यहां पर चेक करवाएंगे, ठीक है। अब एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ये सारा। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग में क्या कहता है, कैंडिडेट्स हु क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल गो अंडर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग एट स्टेज फर्स्ट में, मतलब अंगूठा लगा दीजिए, ठीक है ना, और बायोमेट्रिक डाटा जो कैप्चर होगा उसी का आगे वो लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या है आपका सिलेक्शन के लिए, तो नाभिक अगर डोमेस्टिक ब्रांच में लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में आपको अगर आप यूआर है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो पासिंग क्राइटेरिया आपका 30 नंबर है, मतलब 30 नंबर लाना जरूरी है, तभी आपको मेरिट काउंट के लिए लाया जाएगा, अन्यथा नहीं लाया जाएगा। अगर आप नेक्स्ट हम देखते हैं नाभिक जीडी में, अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला के, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड एग्जाम, स्टेज फर्स्ट क्वालिफाइड किए आप मिनिमम 30 नंबर लाके, तो स्टेज सेकेंड एग्जाम के लिए कैसे क्राइटेरिया सेट होगा, तो देखिए फर्स्ट में 30 लाया और सेकेंड में आपको मिनिमम 20 नंबर लाना है, तो स्टेज सेकेंड पर जब है तो आपका फर्स्ट और सेकेंड टोटल ऐड करके मिनिमम 50 नंबर होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के लिए। वहीं पर अगर एसटी एससी के लिए देखें तो उनको टोटल 44 नंबर, 27 नंबर स्टेज फर्स्ट का और 17 नंबर स्टेज सेकेंड का मार्क्स काउंट होगा, कम से कम लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक इसके लिए है, एक इसके लिए है, तो पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन 2 आर कंपलसरी। जो बच्चे फर्स्ट में पास किए होंगे उन्हीं को सेक्शन 2 में ऐड किया जाएगा, और सेक्शन 2 का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 20 नंबर ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी एससी के लिए 17 नंबर। यांत्रिक में देख लेते हैं तो जो ब्रांच है उनका देख लेते हैं, तो सेम क्राइटेरिया 50 एंड 44, 50 एंड 54, 44, 50 एंड 44, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है इलेक्ट्रिकल में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड का ऐड होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टेज फर्स्ट और स्टेज फोर्थ का ऐड होगा, और यांत्रिक में स्टेज फर्स्ट प्लस फिफ्थ का ऐड होगा। पासिंग सेपरेट करना है। सेक्शन फर्स्ट में देखते हैं
कि स्टेज फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन फर्स्ट, मैक्सिमम मार्क्स कितना 60 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, कितना 60 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूं, जिसमें कि मैथ कितना 20 क्वेश्चन रहेगा और साइंस कितना रहेगा 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैथ का और 10 क्वेश्चन साइंस का। सेक्शन फर्स्ट में क्लास 10 सिलेबस तक के चीजें आपको देखने को मिलेंगे। कितना देर का एग्जाम होगा, तो 60 नंबर का एग्जाम 45 मिनट में आपका होगा, तो टाइम टोटल 45 मिनट, ठीक है ना। अब यहां पर सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन, अब यहां पर टोटल क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर 20 और 20 मैथ के, 10 साइंस के, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके जीएच 5, तो टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट में आपको सोल्व करना है, ठीक है। कंडीशन वही है 30 आपका ST/SC को छोड़ा के, ST/SC को 27, बाकी सबको कितने नंबर लाना है 30 नंबर लाना है। तो सेक्शन फर्स्ट का एग्जाम इजी है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम इसका काफी इजी है, आप लोग एक बार फॉर्म भर के जरूर ट्राई करना। सेक्शन सेकेंड में देखते हैं, तो ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, आधे घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मैथ के 25 और फिजिक्स के कितना पूछा जाएगा 25 पूछा जाएगा। कंडीशन आपको बताया हुआ है सेक्शन 2 में, स्टेज 2 एग्जाम में क्या नंबर लाना है, तो 20 नंबर लाना है UR EWS OBC के लिए, और ST/SC को लेके आना है 17 नंबर, ठीक है। और सेक्शन सेकेंड का सिलेबस क्या होगा भैया, तो 11 12 मैथ एंड फिजिक्स यहां पर होगा, क्लास 12 मैथ एंड फिजिक्स सिलेबस होगा, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है, तो सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड ही नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए है। बाकी इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए सेक्शन थर्ड में हम देखते हैं मैक्सिमम 50 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन, टाइम 30 मिनट्स का होगा, टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन से पूछेंगे ये 50 क्वेश्चन पूछेंगे। कंडीशन सेम है, सेक्शन 4 में सेम टू सेम इंजीनियरिंग कंडीशन में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 30 मिनट का टाइम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, और वो रिस्पेक्टेड ब्रांच से ही पूछे जाएंगे। तो ये देखिए सेक्शन 5 में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन, सेक्शन 4 और सेक्शन 3। तो यहां से हम क्या देखते हैं, 3rd 4th 5th ये तीनों सेक्शन यांत्रिक इंजीनियरिंग बच्चों के लिए है, तो बच्चों आप लोग भी इस बार जोर जरूर लगाना। और नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड एग्जाम लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स देखिए इस फॉर्मूले से करेंगे, MIJ से MTG माइनस MQG, MTI माइनस MIQ MIJ दे, तो ये वो अपना करते रहेंगे, आप नंबर लाने पे ध्यान दो, ठीक है। 60 क्वेश्चन, अगर मैं GD और DB वालों को कहूं कि 60 क्वेश्चन 60 में 50 प्लस सही किए, तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है।